मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली पर जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन कर सकता है। क्योंकि कुंडली में शुभ अशुभ योग तो बहुत होते हैं, तो जो आपको परेशानी आ रही है आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपका नंबर आएगा तो आपका भी मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं करूंगा, देर हो सकती है, क्योंकि एक दिन में एक ही कुंडली का होता है। दर्शकों, मैं एक एक शब्द जो कहता हूं वो शास्त्रों के अनुसार है और मैंने अपने ज्योतिष के इस समय में मैंने उनको अनुभव में देखा गया है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के ऊपर। आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आपको जो भी अपनी कुंडली के बारे में शक शंका है वो आप लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, शास्त्रों के हिसाब से करूंगा और जो अनुभव में देखा उसको देखूंगा। आज की कुंडली में हम विचार करेंगे एक 57 ईयर 57 साल 3 कम 60 साल का पुरुष, जिसने हमारा वीडियो देखा होगा। बोला, गुरुजी पैसा तो बहुत कमाया और आर्थिक युग में पैसे के बिना कहीं भी कुछ गुजारा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। हम संघर्ष ही करते रहे, व्यवसाय को लेकर के, धन को लेकर के, स्त्री के सुख को लेकर के, परिवार को लेकर के हमको चैन नहीं हुआ और अब हमारी आयु भी 57 साल की हो गई है। आपका वीडियो देखा, दिल में जिज्ञासा हुई कि कम से हमने पता और भी कई लोगों से किया, समय समय पर करते रहे, लेकिन हमको कहीं राहत नहीं मिली। आखिर कारण क्या है? तो आपका भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श से सलाह ले लें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में ये कुंडली के 12 भाव हैं और इन्हीं 12 भावों में सभी कुछ छिपा हुआ है। जब भी कोई जातक जन्म लेता है उसके साथ उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है और वे कर्म उसके भी हो सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं, पूर्वजों के भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए भी हमको ये बोला जाता है कि इनके पूर्वज ऐसे थे। खराब काम किया है तो उसके भी, तो कैसे न कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका भी प्रभाव आता है और कुंडली में भी आता है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, दाहिनी आंख का। तृतीय भाव पराक्रम और साहस का भाव है। चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता का भाव है और पंचम भाव बुद्धि, विद्या, विवेक, संतान का भाव है। छठा भाव रोग, शत्रु, कर्ज का भाव है। कोर्ट कचहरी का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, छिपा हुआ धन भी है और आयु भी है और आयु में मिलने वाले कष्ट भी है, मृत्यु का भी स्थान है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है। दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यह हम जो भी काम कर रहे हैं हमको ऊंचाई पर ले जाने वाला दसम भाव है। तो दसम भाव और दशमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम सम्मान की प्राप्ति करते हैं। एकादश भाव आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है और हमारी इच्छाओं का भाव है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारी सोसाइटी का भाव है। इसका भी अपना अपना महत्व है। द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड, शारीरिक या फाइनेंशियल दंड हो सकता है, किसी प्रकार का विदेश योग भी हो सकता है, किसी प्रकार कोर्ट कचहरी या कारागार का भी हो सकता है। और हम साधारण तौर पर ये लेते हैं दैनिक जीवन में, क्यों बाकी चीजें तो दूर है, जो आमतौर पर है सहवास सुख का भी भाव माना जाता है। और खर्चे का भाव हमेशा लेते हैं हम, क्यों खर्च का भाव जो भी आपने कमाया, पैसा ही नहीं, जो भी इज्जत शोहरत कमाई वो आपको द्वादश भाव दिखाएगा। तो आज का विषय है जीवन भर परिश्रम, कर्ज से राहत नहीं, प्रेत योग। एक कुंडली का अध्ययन हम करेंगे। थोड़ा इसमें जो भी थोड़े हमको करते करते शुभ अशुभ योग दिखाई देंगे तो उनके भी चर्चा करेंगे। दर्शकों, कोई भी लगन की कुंडली हो, कोई भी लगन की कुंडली हो और द्वादश भाव में शनि राहु का अशुभ प्रभाव हो तो खर्चा अधिक होगा। चाहे द्वादश भाव में शनि भी होने दो खर्चा होगा, राहु भी होने से खर्चा होना, और किसी प्रकार दृष्टि से भी होने दो तो खर्च होगा।
आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो। दूसरा, एकादश भाव पर, जो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, इस पर भी अशुभ प्रभाव होगा, तो आमदनी कम होगी, आमदनी नहीं होगी और आपकी इच्छाएं आप समोटते रह जाओगे, आपकी दिल की इच्छा नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। भाग्य भाव का स्वामी अस्त, ये तो एक मामूली बात है। असली चीज है मेन कि अगर दसम भाव का स्वामी किसी भी कुंडली का हो, दसम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टमेश भी उसको प्रभावित कर रहा हो, तो दृष्टि से हो, युति से हो, तो प्रेत योग होता है। इसमें 100% उनका कोई पूर्वज प्रेत योनि में होता है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती, राहत आसान नहीं होती, राह आसान नहीं होती। तो ये सब कुछ योग है, आपको विचार करेंगे कि कैसे क्या आगे कुंडली कहती है। दर्शकों, जीवन भर परिश्रम तो किया, लेकिन कर्ज से ही राहत नहीं हुई कि खर्चा अधिक हो गया, आमदनी कम हो गई, प्रेत योग हो गया, जैसा मैंने बताया। एक कुंडली का अध्ययन करते हैं। जातक का जन्म 28 अगस्त 1967 कृष्ण पक्ष 8 रोहिणी चरण 2 सोमवार को हुआ। कृष्ण पक्ष 8 का जन्म है। 8वीं कृष्ण पक्ष अष्टमी और सप्तमी तक चंद्रमा की कलाएं थोड़ी सी ठीक मानी जाती हैं, अष्टमी सप्तमी तक। उसके बाद में कमजोर होता चला जाता है जैसे अमावस्या की बढ़ता है। और रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, इस जातक को पूर्व जन्म में सांप ने काट लिया था और इस जन्म में विष से रहित आया है। तो जैसे सांप की टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है, ऐसे जीवन में इसके उतार चढ़ाव आते हैं। और ग्रह की स्थिति कोई भी हो, जिसकी सर्प योनि है, उसको तीव्र काल सर्प योग माना जाता है। काल सर्प लोग बोलते हैं हमने जी करा दिया, नहीं दर्शकों, जब तक क्रियात्मक आयु रहती है, हर 4-5 साल के बाद कराते रहना चाहिए। ये दोष निमटते नहीं है, ये सिर्फ शांत होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। मकर लगन के 4 डिग्री 36 अंश है और द्वितीय भाव में लगन का स्वामी शनि 18 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में है। चतुर्थ भाव में राहु मेष राशि का 7 डिग्री 14 मिनट लेकर के। पंचम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में गुरु उच्च राशि में 26 डिग्री 25 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में सूर्य 11 डिग्री, शुक्र 13 डिग्री और बुध 14 डिग्री लेकर आता है। शुक्र और बुध अस्त है, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो रहता है, असर तो रहता है, लेकिन अस्त है। हम साधारण तौर पर कहते हैं कि प्रभावहीन ही माने जाते हैं, छोटा मोटा। दसम भाव में मंगल 28 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर केतु 7 डिग्री 14 मिनट लेकर विराजमान। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, लगन के अंश 4 डिग्री हैं और इन डिग्रियों के हिसाब से मैं आपको पहले भी कई बार बताता हूं कि मंगल प्रभावहीन हो गया तो 24 डिग्री का अंश हो गया। जब जातक ने जन्म लिया, उसकी प्रकाशमय किरण लगन के 24 डिग्री है तो मंगल के 28 है, तो मंगल को प्रकाशमान नहीं दे रही, वो कमजोर हो गया। और वैसे भी विषम राशि में मंगल मृत अवस्था में आ जाता है, 28 डिग्री पर मृत अवस्था में आ जाता है, प्रभावहीन ही माना जाता है। दूसरी तरफ गुरु को भी देखें हम, 26 डिग्री 25 मिनट अंशों से हमारा 22 डिग्री का अंतर है, प्रभावहीन रहता है। लेकिन सम राशि में गुरु 26 डिग्री लेकर के थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। उच्च राशि में बलवान है, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा कमजोर ही देगा। तो मंगल और गुरु को कमजोर ही माने, बाकी अंशों के आधार पर शनि बहुत ही बलवान है। क्योंकि कोई भी हो, सम राशि हो विषम राशि हो। सम राशि कौन सी होती है? जो 2 से भाग हो जाती है वो सम है। जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां हैं और 2, 4, 6, 8, 12 ये सम राशियां हैं। तो इसमें शनि जो है सम राशि में हो या विषम राशि में कोई भी ग्रह हो 18 से यानी 12 से और 18 डिग्री तक युवा माना जाता है और वह पूर्ण प्रभाव का होता है। शनि पूर्ण प्रभाव है, राहु भी प्रभावी है, किशोर की तरह जैसे बोलते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे 16, 17, 18 साल के होते हैं, युवा आप समझ लो 20, 21, 22 से ऊपर। तो ये सारे प्रभाव वाले हैं, ये सब प्रभाव वाले हैं। अभी दर्शकों, मकर लगन वाले, इनका स्वामी शनि देव होते हैं। इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है, किसी की समझ में आता है। इनका कार्य थोड़ा सा निश्चित नहीं होता, स्वभाव भी थोड़ा सा उग्र होता है, अड़ियल होता है, परंतु समय देख करके उल्टा दिखाते हैं। जिस चीज की वो ठान लेते हैं वो एक बार करते हैं, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए।
लगन वालों का सामान्य तौर पर दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा शुभ नहीं कहा जाता। परस्पर परिवार वालों से इनके जीवन साथी के विचार नहीं मिलते। लग्नेश तीर्थ भाव में है, तीर्थ भाव में लग्नेश की शुभ स्थिति है, क्योंकि तीर्थ भाव तो पराक्रम का भाव है, कुछ कर गुजरने का भाव है, और लग्नेश ही कुंडली का करने वाला है जातक है, तो वह परिश्रम करने वाला है, पुरुषार्थ करने वाला है, मेहनत करने वाला है, जो किस वो चीज लेगा वो परिश्रम से लेगा, अथक परिश्रम करने वाला है। तीसरी दृष्टि से मित्र राशि को देख रहा है, शिक्षा संतान में भी उसको अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से मित्र राशि को देख रहा है, भाग्य की भी उन्नति करेगा। और दसम दृष्टि से यहां पर शनि द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा, लग्नेश ही स्वयं खर्चा अधिक करेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दोस्तों अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम में ही है, आयु तो अच्छी होगी, निर्भय भी होगा, स्वाभिमान भी होगा, तेजस्वी भी होगा, दैनिक जीवन उसका प्रभावशाली होगा। और सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, धन और कुटुंब की यहां पर हानि करेगा, सूर्य हानि करेगा, धन और कुटुंब में प्रेम भाव नहीं रहेगा। अष्टम भाव में गूढ़ विद्या है, गूढ़ ज्ञान भी हो सकता है, और कोई गड़ा हुआ धन भी, खजाना भी ऐसा मिलने के योग हमारा ज्योतिष शास्त्र बता देता है। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में उच्च राशि में है, शिक्षा संतान में अच्छी देगा, ख्याति देगा, परंतु धन और आमदनी के लिए नहीं, क्योंकि चंद्रमा यहां से नीच दृष्टि से देख रहा है, आमदनी के भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। धन आमदनी में और कमजोरी देगा, और इच्छाएं पूर्ति में परेशानी वाली बात आएगी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है, और दसम भाव में दिग्बली माना जाता है। व्यवसाय के पक्ष में थोड़ा सा देगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मित्र अवस्था में तो क्या देगा, जो है उसको देगा, लगन को प्रभावित करेगा, जैसी डिग्री ऐसे देगा, ना के बराबर ही है, ना के बराबर ही आएगा। और इसी तरह से घरेलू सुखों में भी कमी होगी। राहु अधिष्ठ राशि का भी स्वामी है, मंगल राहु अधिष्ठ राशि का भी स्वामी है, तो ये परेशानी वाली बात आ जाती है, तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन अगर यहां बलवान होता तो मंगल कुछ देता। वैसे भी अगर जिसका मंगल यहां बलवान है तो विद्वान होगा, लेखक होगा, संपादक होगा, कानून सलाहकार हो सकता है, माता पिता की सेवा करने वाला, लेकिन यहां पर डिग्रियां तो कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा सा पिछड़ गया। अब बात करें बुध की। बुध को छठे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में अस्त हो गया। अष्टम भाव में अस्त हो गया तो अब सीधे करो, भाग्य का छठे भाव में हो जाना, भाग्य की उन्नति में बाधाएं होंगी। वो तो लग्नेश कुछ दे रहा है इसलिए चल रहा है, लेकिन जब स्वयं नहीं करता दूसरा दे रहा है तो उसको परेशानी तो आएगी। एक चैन में है, अगर एक बच्चा काम नहीं कर रहा है, माता पिता को ही करना पड़ता है, तो माता पिता को परेशानी तो आएगी, तो लग्नेश को परेशानी आएगी। वो थोड़ा सा दे रहा है भाग्य को उन्नति, लेकिन भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्धि भी बैठ गई। अब बात करते गुरु की। दर्शकों गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में उच्च राशि में है। किसी भी कुंडली हो, आपका लगन कोई भी हो, द्वादश भाव का स्वामी आपका कहीं पर भी हो, उच्च राशि में होगा तो धन का नाश कर देगा, खर्चा इतना कर देगा, उसका काम नीचे अपने आप आ जाएगा, वो मजबूरी है, ग्रहों का प्रभाव ऐसा है। यहां पर सप्तम भाव में है, पत्नी सुंदर होगी परंतु झगड़ालू होगी, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, यहां पर शुभ मिठास नहीं देगा। बेशक उच्च राशि में है, कहते हैं, हम भी कहते हैं, तो तीर्थ कहते हैं, पंच महापुरुष योग बनाता, वैसे तो डिग्री है, लेकिन मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, उच्चता से बलवान होगी, लेकिन नौ भाव, ये द्वादश भाव का स्वामी है, यहां पर हानि करेगा। सुंदर तो होगी लेकिन झगड़ालू होगी, उसकी पत्नी के, उसके परिवार के सदस्यों के साथ विचार विपरीत होंगे, घरेलू विवाद होगा। निज दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है तो नकारात्मक प्रभाव देगा, कैसे होगा। और नौ दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, भाई बहन का सुख मिल सकता है। ऐसे जातकों को मानसिक तनाव भोगने पड़ेंगे, घर में सुख शांति नहीं होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों मकर लगन में शुक्र ग्रह बहुत ही कारक ग्रह है, और शुक्र विवाह का भी कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है, और शुक्र दाम्पत्य सुख को सुख बढ़ाने वाला भी शुक्र है। लेकिन त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, अस्त हो गया। अगर शनि अष्टम में आ जाता तो तीसरी दृष्टि से कुछ भी देगा, लेकिन गुरु की तो संपूर्ण दृष्टि भी नहीं है।
और सब दसम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आ जाता है और उसके ऊपर अष्टमेश का भी प्रभाव होता है, तो ज्योतिष शास्त्र हमारा बताता है कि प्रेत योग होता है और उनका कोई पुरुष अतृप्त योनि में है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती, राहसान नहीं होती, यहां पर प्रेत योग बन जाता है। और दर्शकों, दसम भाव का स्वामी जब अष्टम में आता है तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के, पाप कर्मों के प्रमाण स्वरूप दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है, ये बहुत बड़ा पितृदोष हो जाता है। तो यहां पर पंचम भाव का स्वामी है, संतान तो मिलेगी चंद्र के कारण, लेकिन वो गए, अस्त हो गया तो कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव प्रभाव भी रहेगा। और कारक ग्रह अस्त हो गया, एक ही कारक ग्रह था शुक्र, वो भी अस्त हो गया, फायदा क्या हुआ, बाद में फिर आपको कंक्लूजन बताएंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों चतुर्थ भाव में है, अपने ही घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे जातक को, घर परिवार छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, अशांति का पूर्ण वातावरण रहता है। पंचम दृष्टि से यहां पर राहु ने सबको रगड़ दिया, सूर्य को भी रगड़ दिया, शुक्र को भी रगड़ दिया, बुध को भी रगड़ दिया। पंचम दृष्टि से सूर्य भी पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित हो गया और बुध भी पीड़ित हो गया। तो बचा क्या? शुक्र ने अस्त कर दिया और राहु का भी प्रभाव हो गया, यानी शुक्र और बुध पर राहु और सूर्य का प्रभाव हो गया। सूर्य अकारक है और बुध और शुक्र कारक ग्रह है, और राहु और सूर्य ने रगड़ दिया। सूर्य विष्णु भगवान है, राहु हमारे पिता में है, पितरों का प्रतिनिधि करता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो भगवान तो मजबूर हो जाते हैं, उन्होंने अस्त किया और राहु ने भी अपना प्रभाव दिखा दिया। पूर्व जन्म के उनके पूर्वजों के हेतु इन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उसका प्रभाव से कुंडली ऐसी हो गई, प्रेत योग आ गया, कष्ट आ गए, व्यवसाय में उतार चढ़ाव। सप्तम दृष्टि देख रहा है और नवम दृष्टि से यहां पर भी फिर खर्चा दे दिया राहु ने, शनि ने भी खर्चा दे दिया, राहु ने भी दे दिया खर्चा। अब बात करते केतु की। केतु दसम भाव में, व्यवसाय में परेशानी, जीवन परिवर्तनशील है, कभी कुछ हो कभी कुछ। पंचम दृष्टि कुटुंब भाव को देख रहा है, यहां पर कुटुंब और धन की भी हानि हो गई, कुटुंब और धन की भी हानि हो गई। माता या बीमार हो गई, चतुर्थ भाव के भी स्वामी की हालत खस्ता हो गई। और नवम दृष्टि यहां पर जा रही है तो रोग शत्रु से परेशानी में उसको अच्छा रहेगा, शमन होगा। तो ये मैंने ग्रहों का बताया। आज का विषय है जीवन भर परिश्रम। जीवन भर परिश्रम किया, क्योंकि लग्न तीर्थ भाव में कर्ज से राहत नहीं, आमदनी यहां पर कमजोर हो गई। गुरु भी पंचम दृष्टि से देख रहा है, पंचम दृष्टि देखा, लेकिन चंद्रमा युवराज है, युवराज के पीछे फिर गुरु को अपना हाथ पीछे खरीदना पड़ता है। और गुरु वैसे भी द्वादश भाव का स्वामी है, तो यहां पर अशुभ प्रभाव ही देगा, शुभ प्रभाव नहीं देगा। तो इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई, आमदनी भी कमजोर हो गई और खर्चा ज्यादा हो गया और धन की इधर से भी हानि होगी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। द्वादश भाव पर शनि राहु का शुभ प्रभाव, शनि राहु का शुभ प्रभाव द्वादश भाव पर हो गया। एकादश भाव पर चंद्रमा गुरु का प्रभाव, आमदनी कम। एकादश भाव पर चंद्रमा गुरु का भी पंचम प्रभाव, द्वादश भाव का स्वामी है, तो यहां पर भी आमदनी कमजोर हो गई। भाग्य भाव का स्वामी अस्त, भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया। दशमेश अष्टम भाव में और सूर्य से युति बना रहा है, प्रेत योग हो गया। सूर्य बुध शुक्र सभी राहु से पीड़ित है, पितृदोष प्रबल हो गया, शापित योग हो गया। ये कुंडली की रचना इस तरह से बन गई। चंद्रमा लगन से अगर हम देखते हैं तो छठे भाव में मंगल आता है और मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी बनता है। और छठे भाव में जब मंगल का आता है तो ऋण का भी हिसाब बन जाता है। और छठा भाव का स्वामी बुध यहां पर अष्टम में गया, द्वितीय भाव को देखता है, ऋण की भी स्थिति पैदा कर देती है। और सामान्य तौर पर दर्शकों, जब खर्चा कम हो, खर्चा अधिक हो, आमदनी कम हो, कंट्रोल से बाहर हो, ग्रहों की ऐसी तिथि हो, तो ऋण के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जातक का कमाया ऋण चुकाया, अभी भी बोलता है गुरुजी मैं तो ऋण ही पूरा कर रहा हूं, एक पूरा होता तो दूसरा हो जाता है। ये समस्याएं रही। अभी शनि की महादशा चल रही है 2021 से 2034 तक, रेवती नक्षत्र में शुद्ध। दूसरा फिर दर्शकों रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी से 22वां नक्षत्र विनाशिक नक्षत्र माना जाता है। विनाशिक नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है और उसके स्वामी गुरु हैं। इस कुंडली में गुरु एकारक है मकर लगन के लिए, और विनाशिक नक्षत्र का स्वामी गुरु है और पूरा विनाश करेगा। गुरु यहां पर कोई शुभ प्रभाव नहीं देगा, विनाशकारी देगा। और द्वादश भाव का स्वामी उच्च राशि में धन का नाश, द्वादश भाव का स्वामी उच्च राशि में धन का नाश। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब मैंने आपको चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु है,
इसमें ये शुभ योग है, क्योंकि लग्नेश का तीर्थ भाव में होना अति शुभ है, श्रेष्ठ है, माना जाता है, गाड़ी को लेके जाएगा परिश्रम से। और चंद्रमा से तीर्थ अगर गुरु हो आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा से तीर्थ गुरु बैठा है तो आप आजमा के देख लीजिए। जब जातक की आयु 17 वर्ष में पद का कदम रखता है, जैसे जिसकी कुंडली है ये जब 17 साल का होने लगा उसने कदम रखा तो इसके पिता की आमदनी में वृद्धि हुई थी, चाहे कारण कैसा भी हो, तो ये भी एक अच्छा योग है। चंद्रमा से तीर्थ खराब नहीं है, लेकिन शुक्र पीड़ित बुध पीड़ित। दूसरा दर्श को कंक्लूजन में बताऊं, कोई भी लगन की कुंडली हो, लगन का स्वामी कुंडली का संचालक है, उसका प्रमुख है, उसका ड्राइवर है, और ये पंचम भाव और नव भाव उसके सहायक है। अब भी यहां लगन का स्वामी तो शनि मजबूत स्थिति में, बलवान स्थिति में है, लेकिन पंचम और नव भाव के स्वामी बुध और शुक्र अस्त होकर के अष्टम स्थान में बैठ गए तो कोई मदद देने वाला नहीं। वो बोलते अकेला चना भार कैसे बोलेगा, और भी तो चाहिए। 12 भाव है, अगर ये तीनों ग्रह जिसके ठीक हो जाते हैं, शुभ स्थिति में हो जाते हैं तो अच्छे राग बोल बन जाते हैं। और जब तक केंद्र त्रिकोण का हिसाब किताब कहीं पर भी मिले, उनका बुध और शुक्र केंद्र त्रिकोण है बने, लेकिन अस्त हो गए, ये भी एक राजी योग है, ये भी अस्त हो गए, तो इस कुंडली में ये परेशानी रही। अब उपाय की बात करते हैं, जातक जो भी लेके आए, सबसे पहली तो बात यह है, जब तक ये जातक अपने पितरों की शांति नहीं कराएगा, उनकी मुक्ति नहीं कराएगा, पितृदोष निकालने का कोई भी राह आसान नहीं होगी। और ये योग ऐसे कैसे इसकी संतान में भी ट्रांसफर हो गए और 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक चले जाते हैं, बाद में वंश वृद्धि का किताब मिल जाता है, तो कभी भी पूर्व छोड़ते नहीं है। तो नारायण बलि श्राद्ध करे, पितृदोष निवारण करे। राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया, राहु सूर्य की शांति करे, भोग शुक्र राहु से पीड़ित है, भोगन शांत से, बुध भी राहु से पीड़ित है, भ्रमित है, बुद्धि भ्रमित हो रही है, जड़त्व योग बन गया, इनकी शांति करे। और ये सब शांति करने के बाद में शुक्र का, बुध का और लग्नेश का रतन गले में धारण करे, और फिर मुझे 3 महीने के बाद बोलना करने के बाद में आपको 19-20 अवश्य प्रभाव मिलेगा। जरूरत है उस सिद्ध को श्रद्धा से करने के लिए। ग्रह क्यों आए उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा, फिर उसका कारत्व कर्म करना पड़ेगा, सूर्य को बलवान करना पड़ेगा, आयु अच्छी है पीछे, सूर्य को रोजाना अर्घ देना पड़ेगा, कारत्व कर्म तो करना पड़ेगा। आप कारत्व कर्म कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए, भागवती रतन धारण कीजिए, और मैं कहता हूं 3 महीने के बाद आपको आपकी रेलगाड़ी अच्छी तरह से पटरी पर चढ़ती दिखाई देगी। बदला नहीं जा सकता, उपाय किया जा सकता है। और सर्पयोनि है, ग्रहों की स्थिति कोई भी हो, काल सर्पयोग का उपाय करते रहना चाहिए, हर 4-5वें वर्ष करते रहना। ये शांत होते हैं, मिटते नहीं है। मिटता तो सिर्फ एक यही है, और पूर्वजों की मृत्यु हो जाती है तो पितृदोष निकल जाता है। उसके बाद ग्रहों जो दोष आया उनको समय समय पर उनकी शांति कराना ही है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, 20-25 पेज हाथ से लिखित होते हैं, पूरा उपाय सब दे दिया जाता है। जरूरत है आपको संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास राह आसान के लिए भेजता है, जरूर से संपर्क करने के लिए। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कुंडली का विश्लेषण करके या अध्ययन करके या उस रोगों के बाद आपका प्रकाश दिला करके, आपका मार्गदर्शन करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। अगर मेरा वीडियो आप समझते हैं किसी के लाभ के अधिकारी है, किसी का मार्गदर्शन करता है, तो फिर मैं भी कहूंगा भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए। मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों से कराए, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार आपकी वास्तु कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।